आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे आवर्त चक्र। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र भी इसे हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले आवर्त जो शब्द लगा हुआ है इसका मतलब समझेंगे। तो आवर्त का मतलब जैसे आवर्त गति थी, आर्तव लिखा है, आवर्त चक्र होना चाहिए, आर्तव चक्र लिख गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल का मतलब चक्र, मेंस्ट्रुअल का मतलब आवर्त चक्र। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी में मतलब समझिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हिंदी में कई वर्ड ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते और कभी कभी गलत भी रहते हैं। तो ध्यान देना है, आवर्त शब्द जैसे हम किसी पत्थर को, छोटे टुकड़े को एक धागे से बांध करके खूंटी में लटका दें और एक तरफ खींच करके छोड़ दें तो वो इधर उधर आता जाता रहता है। एक तरफ खींच के छोड़ दें तो वो आगे जाएगा, फिर लौट के हमारे पास आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर जहां से छोड़ा गया है उधर आएगा। इस तरह की उसकी गति होती है। तो इस गति को हम लोग बोलते हैं आवर्त गति। उसी प्रकार से महिलाओं में एक चक्र चलता है, उसी को आवर्त चक्र कहते हैं। जो बार बार आए जाए वही वर्ड आवर्त लगाया जाता है। तो आवर्त चक्र पीरियाडिक मोशन जैसे होता है, आवर्त गति वैसे ये पीरियाडिक साइकिल है एक तरह से। तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मादा प्राइमेटों यानी बंदर, कप एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। देखिए, यहाँ भी आर्तव लिखा है तो हो सकता है आर्तव ही कहते हो, लेकिन हमें अंग्रेजी मतलब से संबंधित ध्यान देना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बात साफ निकल करके सामने आ गई है कि एक साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स, ध्यान दीजिए, फीमेल प्राइमेट्स में चलती है। प्राइमेट के अंदर अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारे बंदर आ जाते हैं, मंकी, कपी आ जाते हैं यानी एप, और मनुष्य आ जाते हैं यानी ह्यूमन। इन सबको प्राइमेट के अंतर्गत रखा गया। तो उन्हीं में यह मासिक धर्म या माहवारी या आर्तव चक्र जो कह रहा है चलता है, जिसको अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। कह रहा है प्रथम ऋतुस्राव या रजो धर्म, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, की शुरुआत यौनावस्था पर शुरू होती है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं या मीनार्की कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी चीज के जब पहली बार दिखाई देती है तो उसी को दर्शन कहते हैं। जैसे देखिए, मंदिर में कोई जाता है तो कहता है हमने भगवान के दर्शन कर लिए, मतलब पहली बार अनुभव हुआ। तो पहली बार शुरुआत जो है आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो यौना आरंभ पर शुरू होती है, जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। तो उस समय जब शुरू होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मीनार्की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने का प्राथमिक समय मीनार्की कहलाता है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो देखिए, इसीलिए उसको आवर्त चक्र, यहाँ आर्तव लिखा हुआ है, कहते हैं। वो बता भी दिया कि 28 से 29 दिन में दोहराया जाता है और इसी दोहराने की वजह से हम इसे आर्तव चक्र कहते हैं।
यानी जैसे आवर्त गति में पत्थर धागे से बंधा बार बार अपने पथ को दोहराता है, तो उसी प्रकार से 28-29 दिनों में यह साइकिल बार बार उसी स्थिति को दोहराती है। इस वजह से इसे आवर्त या आर्तव यहाँ लिखा है कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। तो ध्यान दीजिए कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में, ध्यान दीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में, तो अगर 28 दिन की है तो ओवुलेशन कब होगा, अंडाणु कब बाहर आएगा, 14वें दिन आएगा। तो आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 2.9 में दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से, इस फिगर को भी कायदे से देखेंगे। कह रहा है आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रावर्था से होती है। तो जो आवर्त चक्र चलता है उसकी शुरुआत आवर्त प्रावर्था से होती है, जबकि रक्त प्रावर्था से होती है जबकि रक्त स्राव होने लगता है। तो ब्लड का सिक्रेशन होता है और आवर्त प्रावर्था से ही इसकी शुरुआत होती है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। रक्तस्राव कितने दिन तक होता है, 3 से 5 दिनों तक। ध्यान दीजिए गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण होता है। तो इसको अंडरलाइन करिए। यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए कि जो ब्लीडिंग होती है वो इंडोमेट्रियम की लेयर को जो है उसमें गड़बड़ी आती है, यानी वो टूटने लगती है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और यौन से बाहर निकलता है। तो यही इंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है और टूटने से अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, वो खुल जाती हैं, तो उनसे ब्लड भी निकलता है। यही बाहर निकलता है कहां से, यौन से, यानी वाजाइना से। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out from through vagina। तो जो इंडोमेट्रियम की लेयर और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं, टूट करके वैजाइना के थ्रू बाहर निकलती हैं। इसी को कहते हैं पीरियड चलने लगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चले, मेंस्ट्रुअल नहीं, पीरियड ना हो अगर, तो ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी आ गई है, यानी गर्भधारण हो चुका है। यद्यपि इसके अन्य कारण हैं जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। तो देखिए मेंस्ट्रुअल ये पीरियड ना हो, रजोधर्म ना चले, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कमजोरी हो, तनाव हो, ये भी हो सकते हैं। परंतु रजोधर्म की अनुपस्थिति का मेन जो कारण है वो क्या है, गर्भधारण होना। तो जब गर्भधारण होगा, प्रेगनेंसी होगी, तो ये रजोधर्म नहीं होता है, इसको ध्यान देना है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कारण है। देखिए लिखा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब
जो मेंस्ट्रुएशन है, रजोधर्म है, उसकी अनुपस्थिति एक प्रेगनेंसी का संकेत है। में भी लिखा है, प्रेगनेंसी हो सकती है। However, it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. कह रहा है कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है, परंतु प्रेगनेंसी के अलावा तनाव, दुर्बल स्वास्थ्य, ये भी कारण हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है आर्तो प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। तो आर्तो प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। कह रहा है द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। अब देखिए आगे कह रहा है आर्तो प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद फॉलिकुलर स्टेज आते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आती है। ड्यूरिंग दिस फेज यानी फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राथमिक पुटक है, ये वृद्धि करता है और मैच्योर हो जाता है, मतलब परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, या इसी प्राइमरी फॉलिकल के परिपक्व भाग को ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। एंड स्टिमुलेट एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। और लगातार जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, जो गर्भाशय के अंदर है, वो प्रोलिफरेट करती है लगातार। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक यानी मैच्योर फॉलिकल बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में यानी यूटेरस में प्रचुरोद्भवन यानी प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतः स्तर पुनः पैदा हो जाता है, यानी उसमें फिर प्रोलिफरेशन होता है। प्रचुरोद्भवन मतलब उसको फिर से वैसा ही बनाने के लिए काम चलने लगता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होते हैं। चित्र 2.9 दिखाया गया। तो ध्यान दीजिए कि जो प्रोलिफरेशन है, अंडाशय और गर्भाशय के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनमें चेंज के कारण। अभी हमें फिगर 2.9 देखेंगे। कह रहा पुटक अवस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन यानी LH एवं FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का श्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए कि फॉलिकुलर स्टेज के समय LH और FSH का जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के श्रवण को उद्दीपित करता है। तो ये जो LH और FSH सिक्रीट हो रहे हैं हार्मोन, ये क्या करते हैं, पुटक प्रवर्धन यानी फॉलिकुलर के मैचुरेशन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के श्रवण को उत्तेजित करता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं।
तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए कह रहा है दीज चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो पीयूष और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा ही ये प्रोलिफरेशन की प्रक्रिया होती है। प्रोलिफरेशन या प्राइमरी फॉलिकल से जो ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, ये सब जो क्रियाएं हैं वो यूट्रस और ओवरी के हार्मोन के द्वारा होती। अब कह रहा है कि द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन से, यानी एलएच और एफएसएच को गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेट यानी पुटकीय प्रावस्था के दौरान ये धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो वही कह रहा है कि एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। तो दो काम करते हैं एलएच और एफएसएच, फॉलिकुलर डेवलपमेंट यानी जो पुटक बने हैं उनके प्रवर्धन को प्रेरित करते हैं, और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को भी बढ़ाते हैं बाय द ग्रोविंग फॉलिकल्स, फॉलिकल्स की वृद्धि के द्वारा। अब देखिए आगे कहता है कि बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। और एलएच और एफएसएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका लेवल पीक पर होता है, यानी सबसे उच्च स्थिति में, यानी सबसे ज्यादा सिक्रेशन कब होता है, जब माहवारी का मध्य दिन होता है, यानी 14वां दिन। 28 दिन की अगर जो है माहवारी है, रजोधर्म है, तो जाहिर सी बात है कि 14वें दिन मध्य दिन होगा, उस दिन एलएच और एफएसएच का लेवल सबसे ज्यादा उच्च होता है। तो वही कह रहा है एलएच एंड एफएसएच दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य यानी लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। आप देखिए कह रहा है कि मध्य चक्र के दौरान एलएच का तीव्र श्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एलएच सर्ज क्या कहते हैं, एलएच सर्ज किसे कहता है, तो एलएच सर्ज उस को कहेंगे जब मिडिल में साइकिल के एलएच सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है और अपने अधिकतम स्तर पर होता है, तो इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडार मोचित हो जाते हैं, यानी अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन होता है। तो जब यह एलएच सबसे अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो क्या होता है कि एक जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, जिसको ग्राफी पुटक कहते हैं, इसके फटने के लिए इंड्यूस करता है कि तुम फटो। जब वो फटता है तो जितने अंडे उसके अंदर भरे हैं वो सब बाहर निकल आते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड यानी ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेती है। तो ध्यान दीजिए, कार्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल के फट जाने के बाद, अंडे निकल जाने के बाद जो खोल बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम। जो बचा हुआ भाग रहेगा, ल्यूटियल फेज कह रहा है द ओवुलेशन यानी ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। द ओवुलेशन फेज फॉलो करती है ल्यूटियल फेज को, और ग्राफियन फॉलिकल में चेंज आता है और वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज कह रहा है।
अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है यह पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो ल्यूटियल बॉडी जो है, जिसको पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम, तो वही कह रहा है कि यह पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब जाहिर सी बात है कि जब अंडे निकल गए तो अब फिर से वही कंडीशन उत्पन्न की जाए जो पहले थी। तो जो ये हमारा कार्पस ल्यूटियम है, जिसको हिंदी में पीतपिंड कहते हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो कि गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब देखिए किसी चीज का नाम लिखा गया है तो उसका भी अपना एक महत्व होगा। जैसे हमने आपको बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, एक शब्द प्रो होता है, एक शब्द प्री होता है। प्री का मतलब पहले, प्रो का मतलब बहुत पहले। तो ये ओवुलेशन की प्रक्रिया जो है, जो हो रही है, इसमें काफी समय लगा, यानी इसके पहले, बहुत पहले जैसी स्थिति थी वैसी बना दी जाए। तो इसीलिए जो हार्मोन निकल रहा है उसके पहले प्रो शब्द लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन, यानी अंतः स्तर को बनाए रखना है इसको। फिर से यूटेरस में जैसा स्तर था उसको बनाए रखना। तो वही कह रहा है कि यह पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ये टूट ना पाए, ताकि वहाँ जो स्पर्म आए और ये अंडाणु जाए यानी ओवम जाए तो आपस में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन आराम से हो सके। इसलिए ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस बात को गंभीरता से समझें तो एक तथ्य निकल करके सामने आता है। वो तथ्य ये है कि जैसे हम लोग किसी खेत में बीज बोते हैं तो पहले उसकी जुताई होती है। जुताई होने के बाद उसमें वो पांटा चलाया जाता है ताकि बराबर हो जाए, और उसमें पहले पानी लगाया जाता है कि वो जोतने लायक हो जाए। तो वही प्रक्रिया गर्भाशय के अंदर होती है, यूटेरस के अंदर। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर बीज हम बो रहे हैं खेत में, वहां पर स्पर्म बोए जाते हैं, यानी स्पर्म और अंडाणु ओवम आपस में मिल करके एक तरह से सीड का, बीज का निर्माण करते हैं, और वही अंदर बोया जाता है जिससे शिशु बनता है। तो जो प्रक्रिया बाहर हो रही है वही अंदर हो रही है। उसी जुताई का नाम है, उसी पानी लगाने का खेत में नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र। क्योंकि खेत की जुताई, उसमें नमी पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे बीज उसमें जन्म लेगा, उगेगा। तो उसी प्रकार शरीर के अंदर गर्भाशय में यह प्रक्रिया होती। आप देखें आगे क्या है, कह रहा है कि इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतर्रोपण यानी इम्प्लांटेशन तथा समगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो देखिए फिर वही आ गया कि इम्प्लांटेशन यानी अंतर्रोपण, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसको कैसे बो करके उसमें उगाना है, उस प्रक्रिया को मेंटेन रखने का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान दीजिए कि जो अंतः स्तर है, इम्प्लांटेशन अंतः स्तर है गर्भाशय का, इंडोमेट्रियम, तो निषेचन के बाद उसमें अंडाणु का इम्प्लांटेशन होता है तथा समगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। यानी प्रेगनेंसी के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां, उन सब के लिए ये आवश्यक है। अब देखिए सगर्भता के दौरान आवर्त चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब
बीज बो दिया जाता है तो उसके बाद क्या हम खेत की जुताई करते हैं क्या? तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान सारी ये प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। कह रहा है देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी सगर्भता के दौरान ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड दिस इज नो मेंस्ट्रुएशन। जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस थे, इवेंट्स थे, घटनाएं थी, सब स्टॉप हो जाती हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता, इसलिए इस समय पीरियड नहीं होता है, यानी रजोधर्म नहीं होता है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate. Stop, there is no menstruation. रजोधर्म नहीं होता, menstruation को रजोधर्म कहते हैं, ये बंद हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जब निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम में ह्रास होता है और यह अंत स्तर का विखंडन करता है। अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ ओवम और स्पर्म में यानी शुक्राणु और अंडाणु में, तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा जाइगोट का गर्भाशय में। जब ऐसी घटना नहीं होती तो फिर क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो फिर से अपना उसी तरह से जुताई बवाई शुरू कर देता है, खेत की जुताई जैसे शुरू की जाती। बीज ना उगे तो हम फिर खेत जोतेंगे, उसमें बोने का प्रयास करेंगे, पानी लगाएंगे। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, और इम्प्लांटेशन कब होगा? जब निषेचन होगा अंडाणु शुक्राणु का। तो वो प्रक्रिया जब नहीं हुई तो कह रहा है जब निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड में ह्रास होता है, यानी कार्पस ल्यूटियम हमारी टूटने लगती है। जब टूटने लगती है तो फिर क्या होगा, और यह अंत स्तर यानी एंडोमेट्रियम का विखंडन करता है, फिर तोड़ने लगता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। तो अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम फिर से उसी तरह जुताई शुरू कर देती है, खेत की जैसे जुताई होती है वैसे गर्भाशय की अंदर वाली लेयर को तोड़ना शुरू कर देती है। तो फिर से रक्त वाहिनियाँ खुलेंगी और उसके ऊपर की परत टूट करके वैजाइना से बाहर निकलेगी, यानी फिर से मेंस्ट्रुअल पीरियड चलने लगेगा। स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्त यानी मीनोपॉज कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्यूबर्टी के समय इसकी शुरुआत हो रही थी, जिसको क्या बोलते थे, मीनार्की कह रहे थे, और 50 साल के आसपास ये साइकिल बंद हो जाती है तो उसको रजोनिवृत्त यानी मीनोपॉज कहते हैं। रजो मतलब रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल से निवृत्त हो गया यानी छुटकारा पा लिए। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्त की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। तो रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के रजोनिवृत्त यानी मीनोपॉज तक की जो समय है इसे सामान्य जनन अवधि कहा जाता है, यानी सेक्सुअल पीरियड है ये हमारा, मीनार्की से मीनोपॉज तक का। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं। कुछ शब्द हैं जिनमें इंग्लिश में थोड़ा दूसरा लिखा रहता है। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्की एंड मीनोपॉज। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारी, ये हमारा संकेत है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, यानी सेक्सुअल प्रावस्था का, एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्की टू मीनोपॉज, और मीनार्की से मीनोपॉज तक ये स्टेज होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में चर्चा की। अब देखिए इसका पीछे फिगर जो हम लोग देखना चाह रहे थे उसे भी अब देख करके आपको और स्पष्ट ढंग से क्लियर कराते हैं।
तो देखिए लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक चक्र के दौरान जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको एक चित्र के द्वारा आपको बताने जा रहा है। तो उसी को लिख रहा है कि एक साइकिल के द्वारा हम लोग बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पहले दिन से 28 या 29 दिन की होती है, तो 29/1 लिखा है, यानी 29 में एक दिन ज़्यादा भी मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, एक आध दिन। तो यहाँ पर देखिए 29 के बाद फिर पहले दिन की ये बात कर रहा है। पहले दिन में जैसी घटना हुई वही फिर देखिए दिखाने लगा कि 29 या 28 दिन का होता है। तो इस 28 या 29 दिन में पूरे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसको चित्र के द्वारा बताया जा रहा है। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक चक्र चल रहा है, ये मेंस कह रहा है, यानी रजो दर्शन जिसको कहते हैं, मासिक धर्म यानी माहवारी। तो ये रजो दर्शन है, मतलब ये देखिए खून निकल रहा है वैजाइना से, खून के साथ साथ ये जो ऊपरी परत है इंडोमेट्रियम, आंतरिक जो परत है अंतः स्तर, वो टूट रहा है। कहाँ का? गर्भाशय का। तो ये यूटेराइन इवेंट्स है, ये जो लाइन यहाँ से खींची है इसके जितना नीचे ये गर्भाशय के अंदर कैसा हो रहा है उसको बता रहा है। तो ये देखिए लेयर टूटती है, टूट करके फिर धीरे धीरे इसकी मोटाई बढ़ने लगती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटाई होती है। और मोटाई के बाद फिर से जब 28 दिन के बाद साइकिल शुरू होता है तो फिर ये टूटना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से गर्भाशय की दीवार में परिवर्तन होते हैं। यूटेराइन इवेंट्स मतलब गर्भाशय में क्या परिवर्तन होता है। अब ये ओवेरियन हार्मोनल लेवल, ओवरी से निकले जो हार्मोन हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है उनकी देखिए बात की जा रही। तो फिगर को बहुत अच्छे से समझना है और इसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो थ्योरी को याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनका लेवल कब क्या कैसे होता है उसका ये ग्राफ बना करके बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए ओवरी से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एस्ट्रोजन निकल रहा है और प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, ओवेरियन इवेंट्स यानी ओवरी के अंदर क्या परिवर्तन होता है। ये गर्भाशय के अंदर यानी यूटेराइन इवेंट्स थे, गर्भाशय के अंदर क्या परिवर्तन हुए, यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या परिवर्तन हुए यानी अंडाशय के भीतर क्या परिवर्तन हुए, ये दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये देखिए फॉलिकल यानी पुटक का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, फिर निर्माण हुआ फिर उसमें वृद्धि हो रही है और ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये फॉलिकल बने, प्राइमरी फॉलिकल, फिर उससे ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ये उसके अंदर और अच्छा विकास हुआ ग्रेफियन फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल कह रहा है यानी परिपक्व पुटक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर अंडाणु बनते हैं, ओवम। अब ये फट जाता है, फट करके ओवम का बाहर निकलता है, जिसी को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग हिंदी में, अंडाणु का विमोचन या ओवुलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये ओवुलेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन के जो प्रक्रिया है वो कब हो रही है, 14वें दिन हो रही है। देखिए 13 से 14 इधर 15, तो मतलब ये 14वें दिन से थोड़ा सा ज़्यादा समय है, 13 और 15 के बीचों बीच नहीं है यहाँ पर, मतलब 14वें दिन के आसपास ये घटना हो रही है। इसलिए नहीं बीचों बीच बनाया कि आप लोग यही ना सोचें कि 14वें दिन ही करेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है। तो ये ओवुलेशन होता है यानी अंडोत्सर्ग होता है। और जब अंडोत्सर्ग होता है तो देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का तो बाद में बढ़ता है लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। अब देखिए जब ये ओवुलेशन हो जाता है तो फिर बाद में क्या होता है, ये जो खोल बचता है, ये खोल
जिसको पहले हम फॉलिकल बोलते थे, ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, अब वो कार्पस ल्यूटियम में उसका नाम दे दिया जाता है, जो खोल है। जब तक इसके अंदर अंडाणु भरे थे, ओवम थे, तब तक इसे ग्रेफियन फॉलिकल कहा गया। जैसे अंडाणु बाहर निकल गए तो जो खोल बचा उसे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम अब क्योंकि ये खोल है, इसका कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ये टूट करके खत्म होने लगता है। तो ये स्थिति होती है। और ये जो 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ा होता था, तो इसको LH सर्ज कहते थे, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये इवेंट्स जो हो रहे हैं ओवरी में और ये यूटेरस में, तो यूटेरस में इनके नाम दिए गए हैं। पहले देखिए 1 से 5 दिन तक लगभग मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक चक्र, और जब शुरुआत होती है तो इसको बोलते हैं मासिक धर्म, मासिक दर्शन। देखिए हिंदी में कुछ बोला जाता था, रजो दर्शन, रजो दर्शन बोलते थे, मासिक धर्म जब शुरुआत होती है। दर्शन तो शुरुआत में ही होंगे, तो ये होते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज होता है, इसी को प्रोलिफरेटिव बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये स्तर को बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी मतलब यहाँ पर कुछ सिक्रीट होता है, और नेक्स्ट साइकिल फिर यहाँ से शुरू होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज, 3 फेज हम गर्भाशय में देखते हैं। और ओवरी में क्या होता है, ओवरी में हमारा पहले डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, फिर ये मैच्योर होते हैं, फिर ओवुलेशन होता है, उसके बाद जो भाग बचता है उस कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और फिर ये कार्पस ल्यूटियम खत्म होने लगती। अब देखिए ऊपर यहाँ पर 2 चीज बनाई गई हैं। पिट्यूटरी हार्मोन, ये ओवरी के हार्मोन थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं, LH और FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते थे। अग्र 2 पिंड थे, 2 भाग में थी पीयूष ग्रंथि, अग्र पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी। लोब थे उसमें 2, तो LH और FSH आगे वाले लोब से निकलते थे। तो ये जो है यहाँ पर देखिए LH और FSH का स्तर 14वें दिन के आसपास बढ़ा रहता है। तो इसी LH के स्तर को बढ़ा होने को क्या बोलते थे, LH सर्ज बोलते थे, LH सर्ज। तो इस प्रकार से हमने मेंस्ट्रुअल पीरियड पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र जिसको हिंदी में कह रहा है। अब इसके बाद क्या है कि हमारी अगली हेडिंग आ जाती है जिसका नाम है निषेचन एवं अंतररोपण। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।